क्या है नेताओं के दावों की हकीकत? चुनावी राज्यों में पकड़ने जनता की नब्ज। डीडी न्यूज के संवाददाता लेकर निकले चुनावी राज्य। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा? छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है डीडी न्यूज का ये विशेष चुनावी रथ। डीडी न्यूज का ये चुनाव रथ पहुंच गया है मध्य प्रदेश। चुनावी राज्यों की जमीनी हकीकत का सुपर शो देखिए डीडी न्यूज चुनाव रथ शाम 7:30 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास जनादेश। मतदान का फाइनल दौर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किसे पड़ेगी चोट? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं अजय मिश्र और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव का मतदान जारी है। विधानसभा सीटों पर हो रहा है चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर के जनसभाओं का दौर चला है। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत वोट यानी मार्क्स लेकर के सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला करती है जनता, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता के हाथों में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के 21 जिलों की 70 सीटों पर और मध्य प्रदेश के 52 जिलों की 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 1.63 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 130 महिला प्रत्याशी जबकि 827 पुरुष उम्मीदवार मैदान में। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गांवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कछार और गोंदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मध्य प्रदेश के 5.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 252 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 2280 पुरुष उम्मीदवार हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसबाड़ा विधानसभा सीटों और मंडला और डिंडोरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में राज्य के कद्दावर नेता भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का प्रयोग किया।
माध्यमिक शाला जैत स्थित मतदान केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मताधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से उम्मीदवार हैं। और इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजय वर्गीज ने अपना वोट डाला। मतदान बूथ संख्या 88 पर उन्होंने अपनी वोटिंग की। वोट डालने के बाद कैलाश विजय वर्गीज ने मतदाताओं से अपने घरों से निकल करके वोट डालने की भी अपील की। मतदान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। मध्य प्रदेश देश के अंदर प्रजातंत्र का उत्सव बनाने वाला एक ऐसा प्रदेश हो जहां अधिकतम मतदान करके हम मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उनके साथ सांसद नकुलनाथ और पुत्रवधू प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र में नकुलनाथ और प्रियानाथ के साथ मतदान किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एक पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद नरोत्तम मिश्रा 150 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ की बूथ संख्या 74 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि राज्य में 5वीं बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी के उम्मीदवार अरुण साव ने बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार हिस्सा ले रहे युवाओं से खास बातचीत की। मतदान शुरू हो गया है। सब जगह से शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। मानव साहू इस समय हमारे साथ हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करके आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मानव, मत का आपने प्रयोग कर लिया, कैसा लगा जब पहली बार आप वोट डालने गए? पहली बार वोट डालने गया तो एक्साइटमेंट थी कि हाँ, हम अपना नेता चुन सकते हैं कि जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी करेगा। अच्छा, दूसरा, जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? जो यूथ, आप क्या सोचते हो कि किस तरह का नेता होना चाहिए, कैसे काम आपके करना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए कि हाँ, डिमांड्स पूरी करे और जो एमपी में जो वैकेंसी आती हैं नौकरी की, हर साल आनी चाहिए। अब जैसे 5-5 साल में वैकेंसी आती हैं। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो एजेड हो चुके हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब जब आप वोट डालने के लिए जाते हो, ये सारी चीज़ें जैसे यूथ है, एम्प्लॉयमेंट है और जो शिक्षण संस्थान है, यही सब रहता है या और भी कुछ चलता है? और भी रहता है। अब जैसे गरीब हैं, अब जैसे हमारी सड़क है, मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से अभी तक, उबड़ खाबड़ ही है उसमें। कभी गड्ढे खुद जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। मतलब उस पर कुछ करवा दें, आरसीसी बस मेन सिटी में करवा देते हैं। यहाँ पर लाइट्स लगवा दी हैं, खम्भे लगवा दिए, बस अंदर तो देखो पहले। तो मतलब ऐसा नेता होना चाहिए जो विकास के कामों को प्राथमिकता दे। विकास ये सिर्फ आगे कर रहे हैं, पीछे भी तो करना चाहिए। पूरे डबरा में विकास करो ना। तो ये आपने देखा, मानव साहू जो बता रहे थे कि जो रोजगार है ये इनके जहन में रहता है, विकास है वो जहन में रहता है, उसी आधार पर ये वोट करते हैं। और आप देखें, मानव साहू अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ग्वालियर। तो अभी तक हमने आपको जनादेश में अलग अलग जगहों पर जो मतदान हो रहा है उसके अपडेट्स दिए, और अब सीधे चलते हैं ज़मीन पर और अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ते हैं। अश्विनी मिश्र पाटन छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर इंदौर से और अजीत भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों ही संवाददाताओं का स्वागत है इस जनादेश में। सबसे पहले
भोपाल ही चलते हैं। अजीत, राज्य की राजधानी, क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं? और आपके पीछे मुझे लग रहा है कि एक लंबी भीड़ जो है वो अब सुबह 7 बजे से आ चुकी है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर मुद्दों पर आगे। अजीत, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। लगातार जो है लोग अपना वोट डालने, मतों का उपयोग करने जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पे लगातार मतदान जारी है। बड़ी बात यह है, अभी कुछ देर पहले निर्वाचन आयोग की पीसी हुई है मध्य प्रदेश के वोटिंग को लेकर, और 2 घंटे के आंकड़े जारी किए गए हैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का। तो उसमें करीब 12% मतदान जो है मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक हो चुका है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो राजगढ़ जिले में हुआ है, जिसमें कि 16.4% के साथ राजगढ़ जिला जो है वो अव्वल है। और साथ ही इंदौर जो है वो उसमें सबसे कम मतदान हुआ है, अभी सुबह 9 बजे तक 6.2% मतदान जो है इंदौर में हुआ है। अच्छी बात यह है असीम कि इस बार जो मतदाता है, कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सुबह वोट देने वालों में ज़्यादा है, यानी कि महिला ज़्यादा संख्या में निकलकर सुबह सुबह आकर अपना वोट का प्रयोग कर रही हैं, मतदान का उपयोग कर रही हैं। और ये एक अच्छी बात है कि ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कतारें बढ़ती जा रही है, लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और एक देखिए अच्छी बात यह है कि अगर हम पोलिंग परसेंटेज की बात करें मध्य प्रदेश में, तो लगातार पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से परसेंटेज लगातार बढ़ता रहा है। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय 72.7% पोलिंग हुई थी उस समय। 2018 की बात करें तो उस समय करीब 74.4% या 5% पोलिंग जो है वो हुई थी। तो इस तरह का मतदान होता रहा और लगातार लोग जिस तरह के जागरूक हो रहे हैं अपने मताधिकार को लेकर, अपने वोट को लेकर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट सामने आने वाला। एक चीज़ और, 2 जगह से कुछ छुटपुट घटनाओं की खबर आई थी मध्य प्रदेश में। छतरपुर और दिमनी के एक गांव से, बरघार से खबर आई थी कि वहां पर गोली चलने की। उसका खंडन किया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई थी, कुछ 2 गुटों में झड़प हुई थी और उसको संभाल लिया गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं लगातार, इस तरह की फॉल्स सूचनाएं भी आ रही हैं जिसको कि चुनाव आयोग पैनी नज़र रखे हुआ है और उसका खंडन कर रहा है। साथ ही एक बात और है कि कुछ पोलिंग में समस्या आई थी, कुछ तकनीकी समस्याएं आई थी कुछ मशीनों में, उनको सुबह ही ठीक कर लिया गया और लगातार पूरे प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। और खास बात यह है कि जो नक्सली इलाके हैं, जिसमें कि 3 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, वहां पर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। और अभी तक कोई भी ऐसी वहां पर हिंसा या कोई भी मतदान के रुकने की कोई भी ऐसी खबर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का जो नक्सली इलाका है वहां से भी लगातार जो है अच्छे मतदान प्रतिशत की खबरें आ रही हैं। वहां पर भी शांतिपूर्वक मतदान जो है, निष्पक्ष रूप से मतदान वहां पर हो रहा है। और इस तरीके देखिए देखने में आ रहा है उत्साह का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर, और बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और अपने जो बुजुर्ग हैं उनको लेके पहुंच रहे हैं। तो सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और चुनाव आयोग की पैनी नज़र है कि कभी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो सके। वेबकास्टिंग की जा रही है, तमाम जो पोलिंग बूथ है, संवेदनशील पोलिंग बूथ है, वहाँ पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था वहाँ से की गई है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। खासतौर पर जो सुदूर इलाकों में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पर वहाँ पर ध्यान दिया गया है। वहाँ पर खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, जिससे कि हर मतदाता जो है निष्पक्ष होकर, भयमुक्त होकर अपने मतदान का उपयोग कर सके, अपने वोट का उपयोग कर सके। जी अब चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। चंद्रशेखर, इंदौर तो अपने स्वाद के लिए जाना जाता है और मतदान का स्वाद कैसा है वहाँ पर? धूप खिली हुई नजर आ रही है, आपके पीछे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। कैसा स्वाद है मतदान का आज? मतदान की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा देता हूं। जिस प्रकार से अब दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे मतदान की जो कतारें हैं ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और लोग अब अपने निजी कार्यों से होकर यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। और ये जो मतदान केंद्र है इसकी खासियत भी यही है क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जो चुनाव आयोग की पहल का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा आप कह सकते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक मतदाता को जो किसी पोलिंग बूथ में चाहिए होती हैं। यहाँ पर कतार लगी हुई हैं, साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर किए गए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर्स भी यहाँ पर लाई गई हैं। माताएं हैं जिनके पास मान लीजिए उनका बच्चे हैं तो उनके फीडिंग रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। आंगनबाड़ी टाइप का एक रूम बनाया गया है जिससे बच्चे खेल भी सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो अजय, कोशिश ये की गई है कि मतदाता यहाँ तक आएँ और कतार ये इसी का प्रतीक है कि यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो अपने अरेंजमेंट्स के साथ साथ लोगों को यहाँ तक लाने में भी सफल रहा है।
पिछली बार जिस प्रकार से जो आंकड़े रहे थे, कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर कि मतदान 62% के आसपास रहा था, लेकिन इस बार कोशिश ये है कि इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 कर देने का। और ये कतारें जो हैं, जो उत्साह, ये जुनून, जो जोश दिख रहा है न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी, वो इस बात का सबूत आप मान सकते हैं। चंद्रशेखर, आपके साथ में जो तस्वीर दिख रही थी, शायद उसमें एक रोबोट नजर आ रहा था, वो क्या कर रहा है? तकनीक का इस्तेमाल हमने ये भी देखा है कि कई जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो थोड़ा सा जो सुविधाएं हैं उनका जायजा दिलाइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ मिल रहा है देखने को इंदौर की धरती पर? देखिए, ये जो रोबोट है, जब भी जैसे ये स्टार्टिंग में ही लगाया गया है, रेड कारपेट अपने मतदाताओं के लिए बिछाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ये जो एंट्री गेट से जब मतदाता यहाँ पर आते हैं तो ये उनका ये जो रोबोट है, ये रोबोट उनका स्वागत करता है और ये बोलता है कि वोटिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुद रोबोट आपको बता रहा है और इसमें एक लाइन लिखी गई है, आई एम प्राउड वोटर। तो ये कोशिश की गई है कि देखिए किस प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर यहाँ पर आ रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हाईटेक, अब एक तरीके से जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ है उस तरीके से हाईटेक सुविधाएं भी चुनाव आयोग और आपकी जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है उस पे डैशबोर्ड बनाया गया है जहाँ पर आप साइन करते हैं। हाँ। और जी आपके पीछे जो स्क्रीन है उस पे मैं वही कौन-कौन सी बताना चाह रहा था, सूचनाएं जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें जी मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो डैशबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर ये तमाम नाम जो हैं राजनेताओं के वो लिखे गए हैं, उनके साथ साथ उनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी लिखे गए हैं, ताकि लास्ट मिनट तक भी मतदाता के मन में कोई भी भ्रम ना रहे कि वो किसको वोट देने जा रहा है और वो उसका चुनाव चिन्ह क्या है। इसके साथ साथ क्या चीज़ आपको लेकर के आनी है उसके बारे में भी हिदायत इसमें है। ऐसा ही एक स्क्रीन आगे भी लगाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब मतदाता अपना वोट डाल करके आता है तो एक साइन करता है, वो साइन करने के साथ साथ अपने बारे में कुछ विचार लिखता है कि मेरी उम्र कितनी है और मैं कहाँ से हूँ, तो उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ साथ एक हार्ड कॉपी भी उसको दी जाती है कि आपने सत्यापित किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि आज ने आपने मतदान किया है। तो पूरी तरीके से ये एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। एआई टेक्नोलॉजी जो आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। मॉनिटरिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है, बहुत जरूरी है। भारत बदल रहा है, मतदान का मतदान का तरीका भी बदला है। चंद्रशेखर, आप मेरे साथ बने रहिए, 1 घंटे का शो है, हम लगातार आपके साथ इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से भी मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के चुनाव पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और पाटन से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं। अश्विनी, मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा आपने किया और आज पाटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जहां पर इस वक्त आप जायजा ले रहे हैं, जमीन से थोड़ी तस्वीरें हम तक पहुंचाइए और क्या कुछ रुख है मतदान का, हमारे दर्शकों को बताइए। जी अजय, अगर देखें तो महापर्व है, उत्सव सरीखा माहौल है। हम खुद तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अजीत दिखाएंगे किस तरीके से इस पूरे के पूरे बूथ को सजाया गया है, क्योंकि उत्सव है इसलिए इस लिहाज से इसे एकदम जैसे शादी और विवाह के महोत्सव जैसा सजाया गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, यहाँ पर तोरणद्वार लगाए गए हैं, मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर रखा गया है। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए रैंप की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। ऐसे लोग जो कि कतारों में लगने में असमर्थ होकर बैठना चाहे उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। कतारें खुद बता रही लोगों का उत्साह कैसा है। ये पुरुषों की कतार इससे सटी हुई, दूसरी जो कतार अंदर दिखती वो महिलाओं की कतार है और वो कतार कहीं ना कहीं पुरुषों की कतार से लंबी है। यानी कि अगर देखें तो जिस तरीके से ये लोकतंत्र का
महापर्व है उसमें लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वोटर्स की भी अगर बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है पुरुष वोटर्स के कंपैरिजन में। लिंगानुपात भी यहाँ पर तकरीबन 1004 के आसपास है। राजनीतिक दल भले ही महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में कोताही बरतते हो, लेकिन महिलाओं का इस लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा अनुष्ठान करना और सबसे ज़्यादा योगदान करना उनका अपना शौक है। तकरीबन 727 संगवारी बूथ बनाए गए हैं। संगवारी बूथ यहाँ पर उनको ये कहते हैं जिनको दूसरे स्टेट में पिंक बूथ कहते हैं, या फिर ऐसे जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। पीठासीन अधिकारी से लेकर पोलिंग अफसर, सेकंड, थर्ड, मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सब कुछ महिलाएं होती हैं। सुरक्षा के भी यहाँ अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग यहाँ पर तैनात हैं। और उसके अलावा वेबकास्टिंग और CCTV की व्यवस्था की गई है। वेबकास्टिंग बहुत सारे ऐसे वो हैं बूथ हैं जहां पर उनकी की गई है। CCTV से निगरानी की जा रही है। वेबकास्टिंग के जरिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली में बैठे हुए किसी भी बूथ की गतिविधि को देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था है, जिस तरीके से निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने की व्यवस्था की गई, उसी तरीके से लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो इस अगर सीट की बात करें तो जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा हॉट सीट या सबसे हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद विजय बघेल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जोगी गुट के अमित जोगी यहाँ पर मुकाबले को दिलचस्प और त्रिकोणीय बना रहे हैं। अजय, त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं इस खास सीट पर, लेकिन क्या पूरे राज्य में इसी तरह के त्रिकोणीय मुकाबले की बात चल रही है, या फिर मुकाबला दो दलों के बीच में सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको मुद्दों के लिहाज से? अश्विनी, देखिए, मुख्य मुकाबला तो सत्ताधारी दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। उसके अलावा कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन सीटों पर, कई सीटों पर बिलासपुर संभाग में जाकर प्रचार भी किया, लेकिन वो कहीं भी जमीनी हकीकत पर, चाहे वो संगठन के तौर पर, चाहे प्रत्याशी के तौर पर, या फिर इस तरीके से चुनावी लड़ाई में मुख्य धारा में नहीं आते दिखते। मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। मुद्दे वही है। मुद्दे जो है, सरकार के अपने दावे हैं कि 5 साल में विकास कार्य किया गया है। बीजेपी के अपने आरोप है कि 5 साल में विकास की जगह जो है जनता के हितों की अनदेखी की गई है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के इलाके को अगर देखें, एक बड़ा एरिया जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, लेकिन वहाँ पे हमने देखा 76, 77, 78% तक मतदान हुआ। ज़बरदस्त मतदान हुआ। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो अनुकूल क्षेत्र हैं वहाँ इससे ज़्यादा मतदान होगा। इसी क्षेत्र में, इसी संभाग में पड़ने वाला कुरुद, वहाँ पर 89.89% 2018 में वोटिंग हुई थी। आप ये मान के चले कि इस बार भी जनता जनार्दन का जो उत्साह दिख रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग जो है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, मत प्रतिशत पिछली बार से ज़्यादा होगा। हाँ, अगर देखें तो इसी दुर्ग संभाग में 20 सीटें होती थी। 8 सीटों पर पहले चरण में 7 तारीख को मतदान हो चुका है। अब 12 सीटों पर यहाँ मतदान हो रहा है। रायपुर की सीटें जो है वो 20 सीटें हैं। 24 सीटें बिलासपुर की है, 14 सीटें सरगुजा संभाग की है। इन सभी 70 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। अनेक ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अकाल है, अकाल जिसको कहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को बड़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो बुनियादी मुद्दे जो भारतीय लोकतंत्र के हैं वो हर चुनाव में जो होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो ही है। उसके अलावा दोनों राजनीतिक दलों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे, प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप हैं। जनता जनार्दन देख रही है, मतदान कर रही है, जनादेश तय करेगा। क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए अश्विनी जी। और अगर आपने रायपुर का भी जिक्र किया, और रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। मतदान शुरू होते ही लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने मतदाता पहुंच गए। बुजुर्ग, युवा, पुरुष, महिलाएं सभी अपनी बारी के इंतजार में है। वोट देने पहुंचे मतदाताओं के दिल में क्या है, संवाददाता धीरज ने जानने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5 साल में एक बार ये हम लोग का मौका है और इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का तो मज़ा यही है कि 5 साल में एक बार सही, लेकिन हमारा भी दिन आता है और आज के दिन हम लोग का इंतज़ार रहता है कि पहले आप मतदान करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। हमारे घर में भी जो बाहर के गेस्ट है वो भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हमको जो सही लगेगा उनको हम मतदान करेंगे। बाकी बेस्ट जो है वो विन करे, यही सोचते हैं हम। जो हमारे लिए अच्छा करे उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्था है और हम लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मतदान करते हैं।
दूसरे हम समग्र तौर से कैंडिडेट को ये देखते हैं कि इसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा था। विधायक था तो नहीं था तब भी उसने जन सेवा क्या की, और उसका जो दृष्टिकोण है वो आत्मोन्मुख है या लोकोन्मुख है, जनता के प्रति उसकी आस्था है या स्वयं के प्रति भरने का है अपना। तो ये इसको देखते हैं और समग्र तौर से हम उस पर विचार करके विचारशील होकर पूर्ण विवेक के साथ मतदान करते हैं। मेंबर विधायक हम उसी को चुने जो कि जनहित में कार्य करे, जो जनहित में कार्य करे उसी को हम मान्यता देते हैं। जनता काफ़ी जागृत हो गई है और काफ़ी अच्छी यानी भीड़ खुद आ रहा है स्वयं होके, और वो किसको देना है क्या देना है वो खुद व्यक्तिगत वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी लाइन सुबह सुबह है, और ऐसा लग रहा है कि 80% को आसपास ही वोटिंग होगी, ऐसा लग रहा है। तो वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ने की उम्मीद में आज लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जारी है। हम अपने लगातार संवाददाताओं के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर इंदौर से, अजीत द्विवेदी भोपाल से और पाटन छत्तीसगढ़ से अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, फिर से आपके पास आते हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम मुद्दों की बात करें, अंतिम दौर में कहां पर आपको माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया? हमने देखा कि बहुत ताबड़तोड़ प्रचार किए गए, कांग्रेस, बीजेपी सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंतिम जो एक पुश होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कल शाम से लेकर के या 1-2 दिन पहले से लेकर के आपको हवा किस ओर दिख रही है, या कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? जब यहाँ पर चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तब से ही जो प्रमुख दल यहाँ पर हैं बीजेपी और कांग्रेस, जो कि हमेशा से एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, कोई भी तीसरा दल यहाँ पर अभी अपनी पकड़ नहीं बना पाया है, और क्षेत्रीय दल बीच में उनका उभार हुआ था लेकिन वो भी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो उसके जब सुगबुगाहट शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार प्रचार अभियान शुरू हो गए थे, और उस समय देखिए जो मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दे थे। जो कांग्रेस मुद्दे लेकर चल रही थी वो स्थानीय मुद्दे लेकर चल रही थी। यहाँ पर कि भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, रोजगार की बात करती थी, इंडस्ट्री की बात करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई, केंद्रीय नेतृत्व की रैलियां शुरू हुई मध्य प्रदेश में, तो रिश्ते जो मुद्दे जो थे कहीं ना कहीं वो बदलते गए। और जब बाद में जब यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब रैली हुई थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने यहाँ पर जो जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को यहाँ पर एक तरह से उछाल दिया था, और तो बिल्कुल जो लाइन लेकर चल रही थी कांग्रेस उसको बिल्कुल इतर थी ये लाइन। हालांकि जो बीजेपी थी वो अपने कामों को लेकर बात कर रही थी कि हमने 18 साल में किस तरीके से 2003 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश को किस स्थिति में लेकर आए हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है वो 4 से 5 गुनी हुई है। यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है वो करीब 24% तक पहुँच चुकी है मध्य प्रदेश की। तो ये तमाम आंकड़े थे। जो सिंचाई का रखरखाव है वो 1000 से लाख हेक्टेयर में पहुँच चुका है। तो ये आंकड़े कांग्रेस बीजेपी बता रही थी, लेकिन कांग्रेस के आरोप थे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर, और बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पर। तो लेकिन जब मुद्दे यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं की रैलियाँ हुई तो कहीं ना कहीं आपस में छींटाकशी भी शुरू हो गई। और अभी जब लास्ट में जब रैलियाँ हुई यहाँ पर, तो एक प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उनकी रैली हुई दतिया में चुनावी सभा में। उन्होंने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनका वो छोटे कद के हैं लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है, और ये अहंकार को हमने देखा है। इस तरीके से उन्होंने, हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे 2 परिवार की परंपरा रही है, वो अफगानों, मुगलों और अंग्रेज़ों से देश की, भारत माता की रक्षा की रही है, और प्रियंका गांधी ये चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी परिवार की परंपरा दूसरी रही है। मतलब ये एक व्यक्तिगत छींटाकशी तक ही मामला आ गया। एक बड़ी बात ये रही इस बार इस विधानसभा चुनाव में कि प्रतीकों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। देखिए, आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उस दौरान जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो कि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश में, तो दोनों ने ही वहां पर जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो वहां पर एक दूसरे पर टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से तमाम असंतोष आ रहा था पूरे मध्य प्रदेश से, कांग्रेस के अंदर से, तमाम नेताओं से, उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए थे, छींटाकशी की थी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने कहा कि ये जो हमारी है जय वीरू की जोड़ी है और ये गब्बर का शासन का खात्मा करेगी। गब्बर यानी कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गब्बर कहा। फिर इसके बाद से तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बीजेपी से आया कि जय वीरू का क्या रहा है, वो किस तरीके की पृष्ठभूमि रही है, आपराधिक सब जानते हैं। फिर उसके बाद
मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है, ईडी है और तमाम 4-5 लोग हैं, ये 5 पांडव हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। तो बीजेपी ने कहा कि देखिए, यानी कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो कौरव हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चलती आई। फिर श्याम छेनू जो है फिल्मी पात्र हैं, उनके बारे में बात आई, उनके बारे में चर्चा आई। कहा गया कि ये श्याम छेनू है। तो ये पात्रों का जो क्रम था वो लगातार चलता रहा और जो पार्टियां थी एक दूसरे को पात्रों के सहारे जो है वो निशाना साधती रहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है ये दौर जारी रहा। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में मुझे लगता है कि पहली बार ही इतना ज़्यादा देखने को मिला है। एक बड़ी बात ये रही कि जो मुफ्त की घोषणाएं, जो रेवड़ियाँ जो कहेंगे मुफ्त की, वो बहुत ज़्यादा इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिली, मैनिफेस्टो में देखने को मिली, घोषणाओं में देखने को मिली, चुनाव सभाओं में देखने को मिली कि लगातार जो है यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसने शुरू से ही बोलना शुरू कर दिया था कि वो किस तरीके से यहाँ जी तो आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि वायदे और दावों का जो दौर है वो लगातार हम चुनाव से पहले देखते रहे, लेकिन शायद अब जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ गया है कि जो फ्रीबीज है अब उसके दिन लग गए हैं। कुछ भी मुफ्त होता नहीं है लोकतंत्र में। और आज तो दिन जनता का ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जनादेश में लगातार हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस वक्त हावी हैं, मतदाताओं के मन में हैं, और हमारे संवाददाताओं के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हालात क्या हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनादेश। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनादेश और हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो मतदान जारी है। और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में जैसा कि आपको पता है कि 21 जिले हैं और 70 विधानसभा सीटें आती हैं और उन पर लगातार मतदान जारी है। और अश्विनी मिश्र पाटन से, चंद्रशेखर इंदौर से और अजीत भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपके पास आते हैं। और छत्तीसगढ़, चूँकि आपने चुनावी रथ वहाँ पर पूरे राज्य का दौरा किया और मतदाताओं से लगातार आप जुड़े रहे, छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के जब आप गांव और शहर के बीच में तुलना अभी कर रहे थे, हमें ये ध्यान आ रहा था कि जो बेसिक्स हैं, अब तो सरकार सैचुरेशन की बात कर रही है, केंद्र की तरफ से, कि जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हाशिए पे पड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। ये सब बातें जो हैं वो क्या आम जनता को समझ में आती हैं? क्या उनको लगता है क्या कि वाकई जो आकांक्षी जिले हैं या फिर जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनके लिए आज सशक्तिकरण का दिन है और उनके लिए अपने अधिकारों के प्रयोग का दिन है? निश्चित तौर से अजय, अगर देखें तो केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर और बेहतर तरीके से तब आती है जब एक सिंक्रोनिक या सिंक्रोनाइजेशन जिसको कहते हैं वो दोनों केंद्र और राज्य सरकार में दिखे, जिसका यहाँ पर अभाव रहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सरकारें अलग अलग पार्टियों की रहीं। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार के चुनाव में भी। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम उसको धरातल पर उतारेंगे, तकरीबन 18 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास घर देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम 17.5 लाख 18 लाख के आसपास हम घर देंगे। लेकिन इसके 5 साल के अगर आंकड़े देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, ये सब योजनाएं नहीं आ पाई। वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रस्साकशी रही पिछले 5 वर्षों तक, उससे राजनीतिक दलों के रस्साकशी के कारण आम जनता का हित प्रभावित हुआ। और इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे पहले जैसा आपने फ्रीबीज की बात की, फ्रीबीज के साथ साथ अगर देखें तो किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस ने घोषणा की है। साथ ही साथ धान की खरीद की जो बात कही जाती है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 3200 रुपये प्रति क्विंटल, 100 रुपये और बढ़ाकर बीजेपी भी देने की बात करी। घोषणाओं में दोनों राजनीतिक दल किसी से आगे पीछे नहीं है। चुनाव मैनिफेस्टो में किसी को भी अपने घोषणाओं को करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अंततः चुनावी घोषणा पत्र जो होते हैं, एक चीज मैंने और जो देखा, महत्वपूर्ण देखा जाए, जनता बड़ी शिद्दत से छत्तीसगढ़ का इंतजार कर रही थी कि घोषणाएं दोनों राजनीतिक दल करते क्या है। यानी कि जनता अब इतनी परिपक्व हो गई कि वो देखती है, अंतिम समय तक वो देख रही है कि कौन उनको ज्यादा से ज्यादा उनके हितों का साधन करेगा। इस साधन का एक सीधा सीधा तरीका
डीबीटी की जगह वो फ्रीबीज भी होते हैं। अब उसका क्या असर होगा वो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन अभी भी ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आपस के राजनीतिक रस्साकशी रही, उस पे जमीन पर बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं मूलभूत नहीं हो पाई, फलीभूत नहीं हो पाई और उससे लोग वंचित रहे। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। अब देखना ये होगा कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। बावजूद इसके जो मुख्य बातें हैं वो वही है कि जैसा मैंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, विकास के कांग्रेस के दावे हैं, भाजपा के अपने आरोप है कि सब जगह भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास एकदम नहीं हो पाया। ज़मीनी हकीकत पर जाने पर आदमी ये देखता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों के अभाव की बात छोड़िए, अगर बरसात की स्थिति हो जाती है तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जिला मुख्यालय से कट जाता है, टापू बन जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में लोग लाल पानी पीने के लिए, अशुद्ध पानी पीने के लिए, पोखरों में नहाने के लिए लोग इस तरीके से अभी भी अभिशप्त हैं। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा, 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन अभी भी गाँव में की स्थिति ये है कि वो नितांत रूप से ग्रामीण इलाके जो हैं, आदिवासी अंचल के जो इलाके हैं, वो बुनियादी सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के मन में ये होता है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो क्षेत्र का विकास करे, और वही ध्यान में रखकर आज ये मतदान कर रहे हैं। जनादेश क्या होगा तय करेगी जनता 3 दिसंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो देश का संघीय ढांचा है वो तो जनता के हित में होना चाहिए। संवाददाता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं नीरज, मैं देख पा रहा हूँ। नीरज, स्वागत है आपका जनादेश में। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। 2 वर्तमान मंत्री, 3 पूर्व मंत्री इस वक्त इंदौर के पूरे, अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे नजर आ रहे हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ग्वालियर की जनता और युवाओं के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्वालियर ये भी जाना चाहता है कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए, कोचिंग के लिए बहुत सारी बड़ी संख्या में राज्य से वहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो आते हैं। युवाओं के लिए इस बार का मतदान कैसा है? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर निश्चित तौर पर आप देखें मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनसे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है सुविधा के मामले में और पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ों के मामले में। आप अजय अगर देखें कि अगर हम ग्वालियर और चंबल इस पूरे संभाग को अगर मिला देते हैं तो 34 के करीब जो सीटें हैं वो बैठती हैं। पिछले बार 2018 में जो चुनाव हुआ था, इन 34 सीटों में 24 के करीब जो सीटें वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और उस समय महत्वपूर्ण फैक्टर ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप इस पूरे इलाके में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। चूंकि सिंधिया और राजघराने का एक प्रभाव रहता है। आप ग्वालियर की बात कर लें, मुरैना की बात कर लें, गुना की बात करें, मालवा के कुछ इलाके हैं, शिवपुरी है, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सिंधिया फैमिली का एक तरीके से प्रभाव है। अब सबसे बड़ी चुनौती एक तो सिंधिया फैमिली के साथ है, क्योंकि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या 2018 में जो जीत वो दिलवा पाए थे कांग्रेस को, क्या ऐसी ही जीत भारतीय जनता पार्टी को वो दिलवा पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात है, युवा निश्चित तौर पर 32 लाख के करीब ऐसा मतदाता है जो पहली बार वोट करेगा, और ये युवा वो वोटर है कि जो बहुत सोच समझकर और अपने जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये ना तो जाति में बहता है ना धर्म के आधार पर बहता है, ये अपने इश्यूज के आधार पर वोट करता है। और आप देखें पिछली बार कई सीटें, करीब 80 से 90 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर अजय बहुत मामूली था, और ये 32 लाख वोटर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पड़ जाएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तमाम वायदों की अगर हम अजय बात करें तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के वायदे किए, पिछले अपना 15 महीने का जो शासन काल है उसके गिनाए कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। भारतीय जनता पार्टी भी कई तरह के वायदे कर रही है, लाडली योजना से लेकर उन महिलाओं को जो पक्का मकान है वो देने की बात कर रही है, एजुकेशन फ्री करने की बात कर रही है। तो दोनों ही दलों की तरफ से तमाम तरह के वायदे किए गए, लेकिन इतना जरूर है जो जनता है वो अपने हितों को ध्यान में रखकर वोट करेगी, और खास तौर से जो विकास है मेरे हिसाब से उसी के आसपास ये चुनाव रहेगा। चंद्रशेखर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। चंद्रशेखर, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, अभी तक क्या आपको 11 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिल पाए हैं क्या? क्योंकि अजीत बता रहे थे कि शायद थोड़ा सा स्लो शुरुआत में दिखा था इंदौर में मतदान, तो अभी तक के आंकड़े हैं आपके पास? प्लीज ऑडियो दे दें जी। अच्छी दिख रही है अजय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है, जो संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये खचाखच भर रहा है।
ये जो आदर्श पोलिंग बूथ है, मैं देख सकता हूँ दूर दूर तक कि जितनी भी लाइनें लगी हैं, 4 पोलिंग बूथ यहाँ पर हैं और इनमें लगातार लोग आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि सुस्त हो रफ्तार हो या फिर लोग कम आ रहे हों। काफ़ी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं और काफ़ी जोश के साथ आ रहे हैं, मतलब उनमें उत्साह भी दिख रहा है जब वो एंट्री कर रहे हैं इसमें। तो निश्चित तौर पर अभी इंदौर में स्थिति लगता है कि इस बार जो चुनाव आयोग ने तैयारियाँ की थी वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं। तो आप कल पूरी रात भर जो इंदौर जाना जाता है इसके लिए कि रात भर दुकानें खुली रहती हैं, आपने कुछ आनंद लिया क्या पकवानों का? और सुबह उठ करके क्या फिजा नजर आई आपकी जब लोग मतदान के लिए जा रहे थे? तो नहीं, चुनाव के बीच में हल्की फुल्की बातें भी होनी चाहिए इसलिए। जी बिल्कुल, और मैंने वहाँ पर कुछ राजनीतिक चर्चा भी मैंने लोगों के साथ की। मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि युवाओं के मन में क्या है और वो क्या सोचते हैं। तो उनके मन में भी वही जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं एक युवा के, जब वो युवा होता है कि उसके पास एक अच्छा शिक्षण संस्थान उसके आसपास मिल जाए, वो दूर ना जाए, उसको जब वो शिक्षण संस्थान से पास आउट हो जाए तो उसके पास एक रोज़गार के अवसर हों जो बाहर ना हो, जो शहर के पास हो या फिर वो राज्य के अंदर हो। क्योंकि बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों की बात करें, विंध्य की बात करें, यहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बाहर के स्टेट में जाते हैं वो रोज़गार की तलाश में। इस बार भी अगर मान लिया जाए कम से कम 8 लाख से ऊपर की संख्या में लोग तो ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि उनसे कॉन्टैक्ट बनाया जा सके और उनको मतदान केंद्रों तक लाया जा सके। तो ये एक युवाओं के मुद्दे यहाँ पर हमेशा से रहे हैं। एक करप्शन फ्री सरकार वो चाहते हैं, जो भी सरकार रहे, और वो ये भी चाहते हैं कि जो तमाम जो सुविधाएं एक युवाओं को मिलनी चाहिए वो युवाओं की सुविधाएं यहाँ पर हों, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर हो और रोजगार के तमाम चीज़ें यहाँ पर हों। और जैसे अब युवाओं की अगर बात हम कर रहे थे, जैसे कि नीरज जी बता रहे थे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में देखें अगर आप, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी है मुख्य रूप से एक दल के रूप में उभरती हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो दोनों के बीच में ही जो जनाधार है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि अगर युवा जिस तरीके से वोट डालता है या फर्स्ट टाइम वोटर जिस प्रकार से डालता है, जो कि 22 लाख के आसपास है शायद, तो वो एक बड़ा चुनावी जो समीकरण है उसको बदलने की क्षमता रखता है। और तकरीबन अगर युवाओं की बात करें तो वो 20 से 29 साल के जो युवा हैं वो 1 करोड़ 41 लाख से भी ऊपर के युवा हैं। तो युवाओं के इर्द गिर्द भी जो राजनीति है ना वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हाईटेक प्रचार हो रहे हैं, डिजिटल प्रचार हो रहे हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक हैं, तमाम सोशल साइट्स हैं या मीडिया में, वहाँ पर जाकर के वो लोग प्रचार कर रहे हैं। युवाओं से जब मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या आप वाकई में इन प्रचारों में जाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि जब आप वोट अपने को चुन रहे होते हैं कि अपने पार्टी कैंडिडेट को, तो क्या आप ये कोशिश करते हैं? तो उन्होंने भी ये कहा कि व्यक्तिगत राय उनकी ये थी कि हाँ वो कोशिश करते हैं कि उनके प्रचारों को देखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। ये बताइए कि इंदौर कितना करीब तक कर सकता है, ज़मीनी आधार क्या है उसके बातों का। एक सवाल ले लें चंद्रशेखर, मैं चूंकि इंदौर को स्वच्छता के साथ जोड़ करके पूरे देश में जाना जाता है नंबर 1 शहर के तौर पर, स्वच्छ राजनीति की भी कुछ फिजा आपको वहाँ पे दिखाई दी युवाओं के मन में कि कुछ भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, उनकी दिशा बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छ मतदान होना चाहिए, बहुत सारी जगह ग्रीन बूथ्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ज़मीन पर। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है अजय, क्योंकि इंदौर का नाम ही स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 माना जाता है और मतदान के लिए भी चुनाव एक चाहता है कि यहाँ से नंबर 1 हो। जिस प्रकार से सुस्त वोटिंग की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ से चाहते हैं कि नंबर 1 हो। युवाओं से जो मैंने बात की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने जब उनसे पूछा था उनका पहला वर्ड यही था कि भ्रष्टाचार मुक्त कोई भी सरकार हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, वो जो नेता वो चुनने जा रहे हैं वो क्लीन हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एकदम साफ होना चाहिए और उनके जो भी उनके राजनीतिक करियर है उसमें उनके जो वादे हैं वो कम से कम धरातल पर निकले हुए हों और बड़े टेक्निकली और सिस्टमैटिक तरीके से उनके जवाब थे। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सोच समझकर और बिल्कुल कायदे के साथ एक वोट। चलिए हमारे साथ शायद धीरज भी जुड़ रहे हैं जी, आप मेरे साथ बने रहिए। धीरज को प्लीज, हाँ धीरज को तैयार कर दीजिए प्लीज। उससे पहले मैं नीरज मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर हम थोड़ा सा बात करें अगुवाई की, जो चेहरे हैं, मतलब नेतृत्व की अगर हम बात करें तो सिंधिया साहब का नाम आपने एक नाम लिया, ग्वालियर से बहुत बड़ा नाम है। प्रदेश में नेतृत्व को लेकर के जनता के मन में क्या है और वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कुछ आपको हवा नजर आ रही है फिजा में? धीरज जी आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल अलग अलग आप देखें अजय कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चेहरे भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरह की हवा है। अब जैसे हम इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कैलाश विजयवर्गीय का नाम आगे रखते हैं कि अगर आने वाले समय में परिणाम आते हैं
तो उनका चेहरा एक लंबी रेस में होगा। लेकिन आप अगर बारीकी से देखें अजय, कि जब चुनाव शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखें तो शुरुआत में जो शिवराज सिंह है उनका नाम उतनी तेजी से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में आप देखें उनकी जो तमाम योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर उतरती हैं, धरातल पर वो पकड़ दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी को उन योजनाओं के माध्यम से, तो आप देखें कि तमाम बड़े नेताओं के मन से शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया गया, मामा बोला गया, भाई बोला गया। तो ये बताता है कि अलग अलग तरीके के जो चेहरे हैं वो अलग अलग क्षेत्र में हैं। दूसरा, अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने तो पहले से ही घोषित कर रखा है कि जो कमलनाथ हैं उनके नेतृत्व में ही जो पार्टी है वो आगे चलेगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कमलनाथ को लेकर, क्योंकि वहां पर भी दो गुट हैं। आप देखें कि जिस तरीके से कपड़ा फाड़ राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई, दिग्विजय सिंह का एक अलग अपना गुट है, कमलनाथ का एक अपना अलग गुट है, और दोनों में जो मतभेद है वो भी दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रहार भी किया कि ये दोनों ही लोग अपने बेटों को सेट करने के लिए जो राजनीति है वो यहाँ पर चल रही है। शुरुआत में जरूर यहाँ पर प्रचार मुद्दों के आधार पर अजय दिखाई दिया, लेकिन आखिरी समय तक आते आते वो व्यक्तिगत प्रहारों में ही बदल गया। आप देखें किस तरीके से प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार किया और ये तक कह दिया कि उनका कद छोटा है, अहंकार बहुत बड़ा है। तो ये बड़ी बात थी, और जो यहाँ के खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं कि इस शब्द की वैल्यू क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, और शब्द राजनीति में अजय एक बड़ा खेल कर सकता है। आपने देखा है कि 2014 से पहले जब चाय वाला बोला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो पूरे देश भर में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर मौत का सौदागर जब उनको बोला गया था तो किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। तो राजनेताओं को भी शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो शब्द प्रियंका गांधी ने इस्तेमाल किए थे उसका भी प्रभाव इस चुनाव में दिखाई देगा। धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। धीरज, आपसे हम समझना चाहेंगे मतदान की जो गतिविधि है वहां पर धूप मुझे लगता है बहुत ज्यादा निकल चुकी है, भीड़ कैसी है, सुविधाएं कैसी हैं, मुद्दे क्या हैं? रायपुर से थोड़ा सा जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाइए प्लीज। देखिए, रायपुर अगर हम शहर की बात करें तो रायपुर शहर के मतदान केंद्र में सुबह से ही लगभग 8 बजे से ही मतदाता अपनी बारी के इंतजार में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं की और पुरुषों की, और अभी मैं जिस जो बूथ सेंटर पे खड़ा हूँ ये प्राथमिक शाला रायपुरा है, और रायपुरा में 7 बूथ है, और इन 7 बूथ पे मैं देख रहा हूँ, हमारे कैमरामैन उत्तम कुमार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की लंबी लंबी कतारें आपको पुरुषों की, युवाओं की, महिलाओं की देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी लगभग 11:30 बजे हैं, और अभी जो चुनाव आयोग का जो संदेश आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 20% मतदान हो चुका है, और यहाँ का एक जो नवागढ़ जो मतदान केंद्र, नवागढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, नवागढ़ में लगभग 28% मतदान हुआ है। तो मतदान के लिहाज से अगर आज के चुनाव को देखें तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। हालांकि शाम होते होते इसका क्या परिणाम आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम साल 2018 की बात करें तो साल 2018 में दूसरे चरण में लगभग 76% मतदान हुआ था। अगर आप यहाँ के आम लोगों की बात करें तो यहाँ आम लोगों के पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं। हमने कई वोटरों से भी बात करने की कोशिश की, कई लोगों ने अपने बात भी कही कि वो किस मुद्दों के आधार पर यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। किसी का आधार है कि मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति चाहते हैं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि उसके यहाँ अच्छी डिग्री या मेडिकल की कॉलेज हो, और सबसे जो अहम बात, बहुत सारे ऐसे भी जो मतदाता मिले जो ये चाहते हैं कि उन्हें एक ईमानदार राज्य का मुख्यमंत्री मिले। अब ये तो जनता जनार्दन है, इनका क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। जी, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो कितना बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया, क्या लोगों को लगता है कि जो युवा हैं ख़ासतौर पर उनका मैं रुख जानना चाहता हूं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं छत्तीसगढ़ में भी इस बार, क्या कुछ आपको उनसे बात करके पता चला और किस तरह का उनका रुख दिखाई दे रहा है? साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी थोड़ी सी बात कीजिए, क्योंकि 2 चरणों में मतदान हो रहा है, दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से। बिल्कुल, अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ का जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, 9 विधानसभा क्षेत्र जो बिंद्रा नवागढ़ का विधानसभा क्षेत्र है,
वो संवेदनशील उसको माना जाता है, इसलिए वहाँ जो मतदान की व्यवस्था जो है सुबह 7 बजे से की गई है और वहाँ ऐसा कहा गया है कि ये व्यवस्था शाम के 3 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बाकी शहरों अगर मुद्दों की हम बात करें तो यहाँ कई सारे मुद्दे हैं जो कि बीते 1 महीने से यहाँ के सियासत में दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर पेश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे जो लास्ट का जो अहम मुद्दा रहा वो महादेव ऐप का रहा, जिस पर कि कई प्रतिक्रियाएँ दोनों तरफ से आई और जिसमें कि कहा गया कि कैसे महादेव ऐप यहाँ के युवाओं को नशे में धकेल रहा है, सट्टे में धकेल रहा है और किस तरीके से उस सट्टे से में युवाओं की ज़िंदगी है वो बर्बाद हुई है। उसके अलावा यहाँ एक अहम मुद्दा रहा शराबबंदी का कि जैसे कि सरकार ने कहा था कि हम 2018 में जबकि हम आएंगे तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल ऐसा संभव है भी नहीं, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लगभग 34% जो पॉपुलेशन है, 34% जो यहाँ की आबादी है वो आदिवासी है और जहाँ के कल्चर में शराब है ये हमें मानना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने जो 2018 में हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, हो नहीं पाया। एक जो अहम प्रमुख मुद्दा है वो यहाँ के आवास का है, जिसका कि जिक्र बार बार इस चुनाव में हुआ है। दरअसल यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख मकान की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिस्से का 40% नहीं दे पाई या देने से मुकर गई। दरअसल राज्य सरकारों का ये कहना था कि इस योजना में प्रधानमंत्री का नाम है, इसलिए हम अपने हिस्से का हक, हम अपने राज्य के हिस्से का पैसा नहीं देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 12,000 करोड़ रुपये आए थे वो 12,000 करोड़ रुपये वापस लौट गए। परिणाम ये हुआ कि यहाँ के जो गरीब जिनके पास छत नहीं है, ऐसे 18 लाख लोगों के मकान नहीं बन पाए, जिसका कि मलाल यहाँ के आम जनता को है। इसके अलावा अगर हम कोयला घोटाला की बात करें, कोयला घोटाला भी यहाँ प्रमुख मुद्दा रहा और कोयले की जो कालिख के नीचे यहाँ के जो सत्ताधारी दल के कई लोगों के नाम आए। ईडी ने पूरी की पूरी रिपोर्ट फाइल की। 3 से 4 जो IAS अधिकारी हैं वो जेलों में बंद हैं, जिनकी अभी तक बेल नहीं हुई है। तो ये सब जो प्रमुख मुद्दे रहे और जो सबसे अहम कि जो धान खरीदी की बात आई, कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हम धान खरीदी करते हैं यहाँ के किसानों का और उसके लिए उन्होंने एक दाम तय किया था कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल, भाजपा ने ये तय किया था कि हम 3100 रुपया क्विंटल करेंगे और कांग्रेस ने कहा कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का धान खरीदेंगे। मुद्दा ये बना कि केंद्र सरकार का ये साफ तौर पे कहना था कि जो राज्य सरकारें हैं वो जरूर धान खरीदी के नाम पे अपना पीठ ठोकती है, लेकिन बीते 9 सालों की अगर हम बात करें तो बीते 9 सालों में केंद्र की सरकार ने धान खरीदी के नाम पे राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर उनका साफ तौर पे कहना था कि जो अगर हम 2700 रुपये उस समय धान खरीदी हो रही थी तो उसमें 2200 रुपये केंद्र सरकार का था और 500 रुपये मात्र राज्य सरकार दे रही थी। तो धान खरीदी के नाम पर, किसानों के नाम पर, तेंदुपत्ता के नाम पे जिस तरीके से यहाँ की सियासत हुई है उसको आप दे सकते हैं। और एक बड़ा वर्ग है, अगर हम कर्ज माफी की बात कर लें तो एक बड़ा वर्ग है धीरज की जो धान का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जो धान के किसान हैं क्या वो राज्य की सरकार चुन सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि धान की बड़ी मात्रा में वहाँ पर खेती होती है और बहुत सारे लोगों का जीवन जो है उस पर निर्भर। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज और धीरज दोनों ही बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए हमारा खास ये जनादेश, जिसमें हम लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। इस समाचार बुलेटिन का हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। नीरज सिंह हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और धीरज रायपुर छत्तीसगढ़ से। नीरज, आपके पास आना चाहते हैं, अभी तक के आंकड़े क्या आ चुके हैं आपके पास, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश क्या वाकई फिर से विकास को चुनने जा रहा है या फिर उसको बदलाव चाहिए? थोड़ा सा मुद्दों की एक बार फिर से बात हो जाए संक्षेप में। धन्यवाद।
देखिए बिल्कुल अभी तक जो अजय आंकड़े आए हैं मैं आपको बता दूं 11:30 बजे तक 30% के आसपास जो मतदान है वो अभी पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है। मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत देखने को मिला है। 33% के आसपास मालवा क्षेत्र है जहां पर मतदान हुआ है। और मैं जो ग्वालियर और जो चंबल संभाग में हूं यहां पर भी करीब करीब 30% के आसपास 11:30 बजे जो मतदान है वो हो चुका है। देखिए जनता की अजय जहां तक हम बात करें कि जनता क्या बदलाव चाहती है या क्या जनता जो सरकार है उसी को वापस लाना चाहती है, ये यहाँ पर तय है कि जनता सबसे ज्यादा ये देख रही है कि एक तो स्थिरता किसने दी यहाँ पर, दूसरी ये देख रही है कि उनके जो काम पिछले लगातार कई सालों से यहाँ पर जो चल रहे हैं वो क्या काम आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं वो सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं। और तो वो भी चाहते हैं कि चाहे जो भी सरकार हो या जो भी जनप्रतिनिधि जीत जाए उनकी जो योजना है जो खासतौर से गरीबों से जुड़ी है वो योजना चलती रहनी चाहिए। और मुझे लगता है इसी के आधार पर जो यहाँ के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के लोग हैं वो वोट करेंगे कि कौन सी पार्टी उनका ज्यादा हित चाह रही है, युवाओं का, बुजुर्गों का और खास तौर से महिलाओं का। धीरज जी, आप चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे कि मतदान का प्रतिशत क्या पिछले मतदान से बढ़ने की उम्मीद है, क्या कुछ अभी तक के ट्रेंड दिखा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक के जो ट्रेंड है उसके मुताबिक जो इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो जरूर बढ़ेगा। देखिए अजय जी, अगर हमें पिछले जो पहले चरण की भी बात करें तो पहले चरण में भी यहाँ बम्पर मतदान हुआ है। और सबसे अहम बात आपको मैं बताऊं कि मैं उस इलाकों में बम्पर मतदान हुआ है जिस इलाकों में कभी मतदान हुआ ही नहीं। और 126 ऐसे मतदान केंद्र इस बार बनाए गए जिसमें कि आज़ादी के बाद पहली बार जहां वोटिंग हुआ है। और जो सबसे अहम उन उंगलियों पे स्याही लगी हुई थी, उन उंगलियों पर लोकतंत्र की स्याही चढ़ी हुई थी जिन हाथों में बंदूक होता था, जिन हाथों से बुलेट चलता था। उस समय इस बार ऐसा देखा गया कि वहाँ बुलेट की जगह बैलेट देखने को मिला। और ये बस्तर का इलाका जिसको कि लाल गलियारा कहा जाता है, मैं उस लाल गलियारे की कहानी आपको बता रहा हूँ जहाँ की सबसे अधिक लगभग 80% मतदान हुए। तो इस बार का जो अभी तक का रुझान है, इस रुझान में ऐसा दिख रहा है कि इस बार जो पिछला जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था और जिसमें 72 विधानसभा सीटें थी और उसमें 76.62% मतदान हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बम्पर मतदान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, रायपुर से जुड़ने के लिए, और नीरज आपका भी ग्वालियर से जुड़ने के लिए। आप दोनों ही संवाददाताओं का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल जनादेश में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जनादेश के आज के अभी के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन लगातार पूरे दिन भर हम चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।